Hello students, in this video we'll discuss part 3 of chapter number 1, the Mesopotamian civilization. Students, I hope you'll have seen part 1 and part 2 of this chapter. If not, do watch it. बेटा पार्ट 2 में हम यहाँ तक डिस्कस कर चुके हैं. पार्ट 3 हम नेक्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, ऑक्यूपेशन सिस्टम. बेटा हमने अब तक इस चैप्टर में ये तो पढ़ के समझ लिया है कि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन जो थी वो रिवर वैली सिविलाइजेशन थी. टाइग्रस और यूफ्रेटस रिवर के बीच में बसी हुई थी मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन. मतलब मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन एक रिवर वैली सिविलाइजेशन थी. ठीक है. जो सिटीज़ थी जो रिवर्स के बहुत ज़्यादा पास में बिल्ट हुई, वहाँ पर जो ज़मीन थी वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल थी. और ज़मीन जितनी ज़्यादा फर्टाइल होती है किसानों को उतना फ़ायदा होता है. तो एग्रीकल्चर मेसोपोटामिया के लोगों का मेन ऑक्यूपेशन होता था. देखो रिवर के पास रहने का फ़ायदा यही है कि हर साल आपको जो मिट्टी होगी वो नहीं मिलेगी. जो फ्लड आती है तो अपने साथ बहुत सारा सिल्ट, बहुत सारी क्ले वो लेके आती है और एक नई मिट्टी आपको हर साल देखने को मिलती है रिवर के बैंक्स पे. जितनी ज़्यादा सॉइल न्यू होगी उसमें फर्टिलिटी उतनी ज़्यादा होगी. तो एग्रीकल्चर वहाँ का मेन ऑक्यूपेशन था. बहुत सारे जो लोग थे मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के वो फार्मर्स ही थे, किसान ही थे. बहुत सारी क्रॉप्स वो ग्रो करते थे जैसे वीट, बार्ले. वीट मतलब गेहूँ, बार्ले मतलब जौ, कॉर्न मतलब भुट्टा, है ना. स्वीट कॉर्न आपको पता ही होगा. स्वीट कॉर्न भी होता है और दूसरा कॉर्न भी होता है, दोनों कॉर्न आएंगे. डेट्स, फ्रूट्स, डेट्स पता है ना, छुआरे बोलते हैं. वेजिटेबल्स. सो वहाँ पर वीट, बार्ले, कॉर्न, डेट्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स ये सब ग्रो किया जाता था. और बेटा इन्होंने इरिगेशन के लिए बहुत काम किया, बहुत इम्प्रूवमेंट्स किए इरिगेशन की मेथड्स को और ज़्यादा अच्छा बनाने में, जिससे प्रोडक्शन और ज़्यादा बढ़ जाए, है ना. इरिगेशन का मतलब होता है सिंचाई, है ना. जब आप खेतों को पानी देते हो तो उसी को क्या कहते हैं, इरिगेशन. तो इरिगेशन सिस्टम में बहुत सारे इम्प्रूवमेंट इन्होंने लेके आए सो दैट दे कैन इंक्रीज देयर प्रोडक्शन. क्या आप लोगों को लगता है बेटा कि किसी इकोनॉमी का सर्वाइवल एंटायरली एग्रीकल्चर पे बेस्ड हो सकता है? ऐसा नहीं है बेटा. एग्रीकल्चर के अलावा भी बहुत सारे ऑक्यूपेशंस होते होंगे. तो वो कौन कौन से ऑक्यूपेशंस थे? ब्लैक स्मिथ, लोहार जो लोहे के सामान बनाता था, टूल्स इम्प्लीमेंट्स बनाते थे. गोल्ड स्मिथ, सोनार जो सोने का सामान बनाते थे. पॉटर्स, पॉटर से ये मत समझ लेना बेटा कि सिर्फ मटका बनाने वाले लोग होंगे. पॉटर्स मतलब वो मिट्टी के पूरे बर्तन बनाते थे, तवा, कढ़ाई सब कुछ मिट्टी से बनता था. वीवर्स जो धागों का यूज़ करके कपड़ा बनाते थे. स्कल्प्टर्स मतलब मूर्तिकार. ग्लास मेकर्स जो ग्लास बनाते थे. स्टोन कार्वर्स मतलब स्टोन के ऊपर कार्विंग का काम करते थे. जो लोग थे मेसोपोटामिया के वो बहुत ज़्यादा स्किल्ड थे, उनका आर्ट एंड क्राफ्ट बहुत अच्छा होता था. इन लोगों ने अपनी सील्स को सिलेंडर स्टाइल में बनाया था, अभी दिखाई थी ना, इस तरीके की सील्स थी इनकी. उसके ऊपर एनग्रेविंग की हुई थी, इमेजेस थी. तो स्किल्ड क्राफ्टमैनशिप का एक एक्सीलेंट एग्जाम्पल थी इनकी सिलेंड्रिकल सील्स. बेटा अब हम पढ़ेंगे ट्रेड और कॉमर्स को. मैंने पहले भी बताया ट्रेड का मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग. वहीं पर इस बाइंग और सेलिंग को जितने भी फैक्टर बढ़ावा देते हैं जैसे इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, वो सब किसके अंदर आता है? कॉमर्स के अंदर आता है. ट्रांसपोर्टेशन कॉमर्स का पार्ट है. तो अब हम ट्रेड और कॉमर्स को पढ़ेंगे. तो जो सील्स थी और जो क्ले टेबलेट्स थे वो एक्सकवेट किए गए. कहाँ से? मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन से. उनमें हमें रिकॉर्ड मिले हैं, डिटेल्स मिली हैं. ठीक है. किस चीज़ की? कि भाई ट्रेड और कॉमर्स का एक रोबस्ट बहुत बढ़िया नेटवर्क था. कहाँ पर? मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में. और तो और बेटा मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की कुछ सील्स, कुछ मेसोपोटामियन सील्स हमारे इंडस वैली सिटीज़ में भी मिली है. इट मीन्स इंडस वैली सिविलाइजेशन का कहीं ना कहीं ट्रेड नेटवर्क था. किसके साथ? मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के साथ. और इंडस की सील भी मेसोपोटामिया में मिली है. फिर से पहले बात की हमने कि मेसोपोटामियन सील इंडस वैली सिटीज़ में मिली हैं. ऐसे इंडस सील्स भी मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के एक्सकवेशंस में मिली हैं. बेटा ये हैं क्ले टैबलेट्स. ठीक है.
जैसे गीली मिट्टी जो होती थी उसके ऊपर पहले कुछ लिख दिया जाता था और उसे सुखाया जाता था, और कई बार ऐसे गीली मिट्टी का एक स्लेट टाइप के बना के सुखा दिया जाता था और उसके ऊपर खुरच के लिखा जाता था। तो दोनों तरीके यूज़ होते थे। ये जो पॉइंट्स हैं, these points to the fact that trade existed between मेसोपोटामिया एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन। हमने पहले भी बताया कि अच्छा खासा ट्रेड नेटवर्क था मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन और इंडस वैली सिविलाइजेशन के बीच में, तभी तो मेसोपोटामियन सील्स इंडस वैली में मिली हैं, इंडस सील्स मेसोपोटामिया में मिली हैं। रॉ मटेरियल जैसे कि स्टोन, टिम्बर, मेटल ओर्स, इन्हें इंपोर्ट किया जाता था। और इंपोर्ट करने वाले कौन थे? मेसोपोटामियन पीपल। मेसोपोटामिया के जो लोग थे वो स्टोन, टिम्बर, मेटल ओर्स को इंपोर्ट करते थे, अपने पास मंगवाते थे। इसके बदले वो एक्सपोर्ट क्या करते थे? फिनिश्ड गुड्स एंड फूड ग्रेन्स। तो मेसोपोटामिया के लोग एक्सपोर्ट करते थे, मतलब अपने यहाँ से बाहर भेजते थे फूड ग्रेन्स को, फिनिश्ड प्रोडक्ट को, और अपने यहाँ मंगवाते थे स्टोन, टिम्बर, मेटल ओर्स। अब हम आर्किटेक्चर की बात करेंगे। तो बहुत सारी जो बिल्डिंग्स और टेम्पल्स थे मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में, वो बेक्ड ब्रिक्स से बने थे, पकी हुई ईंटों से बने थे। इस टाइम तक स्टोन यहाँ पर रेडीली अवेलेबल नहीं था। बाद में तो फिर इन लोगों ने पत्थर के ऊपर भी काम किया, पर जब मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन थी तो ज़्यादा काम बेक ब्रिक से हुआ, क्योंकि स्टोन रेडीली अवेलेबल नहीं था। मेसोपोटामियन बिल्डिंग्स में आर्चेस होते थे, कॉलम्स होते थे, वॉल्स होते थे, डोम्स होते थे। अब आर्चेस इनको कहते हैं बेटा, कुछ आप लोगों ने इस तरीके का स्टाइल देखा होगा ना, ये आर्चेस हैं, इन्हें हम कहते हैं डोम्स। कॉलम्स होते थे, वॉल्स इसको कहते हैं हम सेल्फ सपोर्टिंग आर्चेस। सेल्फ सपोर्टिंग आर्चेस, वॉल्स, डोम्स, कॉलम्स, आर्चेस, ये सब मेसोपोटामियन बिल्डिंग में होता था। पिक्चर देखनी है तो आप लोग एक बार, अच्छा मैं दिखा देती हूँ बेटा। मुझे एक भी प्रॉपर इमेज नहीं मिली जिनमें इन चारों को मैं आपको दिखा पाऊँ। 4 बार अलग अलग दिखाना पड़ेगा, बेटर है आप लोग खुद नेट पे देख लें। आर्च आप लोगों को पता होगा ना, ऐसा जो स्ट्रक्चर होता है आप लोगों ने देखा भी होगा, वो होती हैं आर्चेस। कॉलम्स इनके अंदर होंगे, वॉल्स मतलब सेल्फ सपोर्टिंग जो आर्चेस होंगी, डोम्स, ये जो शेप होता है इसको डोम बोलते हैं। बेटा जिगराट्स और जो हैंगिंग गार्डन है, ये एपिटमी है मेसोपोटामियन आर्किटेक्चर की। मेसोपोटामियन आर्किटेक्चर का फाइन एग्जाम्पल, एपिटमी क्या है? जिगराट और हैंगिंग गार्डन। मतलब आपको फाइनेस्ट एग्जाम्पल देखने होंगे ना कि भाई मेसोपोटामियन आर्किटेक्चर किस हद तक डेवलप था, तो आप जिगराट्स और हैंगिंग गार्डन को देखिए। जो जिगराट्स होते थे ये मल्टी स्टोरीड होते थे, इनमें मार्बल का, टाइल्स का यूज़ हुआ है, बहुत सारे बहुमूल्य रत्न, प्रीशियस स्टोन्स इनके ऊपर लगे हुए हैं जिगरेट को डेकोरेट करने के लिए। बेक्ड ब्रिक्स, पकाई हुई ईंटों से बना है ये, है ना। इनकी साइड में ड्रेन्स भी बनाए गए हैं, जिगरेट के साइड्स में ड्रेन्स हैं, जिससे रेन वाटर को इजीली कैरी किया जा सके, जिगरेट से बाहर निकाला जा सके। बेटा जो हैंगिंग गार्डन है, कहाँ पर? बेबीलोन ने उसको बनवाया है किंग नेबूकदनेस्सर ने, नेबूकदनेस्सर भी बोल सकते हो आप, नेबूकदनेस्सर 2 ने। बर्थ 604, डेथ 562। मैंने पहले ही बताया था बैकवर्ड काउंटिंग होती है ना BC में। और ये किसके लिए बनाया था? इन्होंने अपनी वाइफ के लिए बनाया था, क्योंकि इनकी वाइफ अपने मैटरनल होम को बहुत मिस करती थी, जहाँ पर बहुत हिली लैंडस्केप होता था। तो भाई हिली लैंडस्केप से आई इनकी पत्नी को खुश करने के लिए उन्होंने हैंगिंग गार्डन बनवाया, और ये 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड में से एक है। एंशियंट वर्ल्ड के जो 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड थे उनमें से एक था हैंगिंग गार्डन, जो राजा ने अपनी वाइफ के लिए बनवाया था। अब साइंसेस की बात करेंगे तो मेसोपोटामियन का कंट्रीब्यूशन मैथ्स में, एस्ट्रोनॉमी में बहुत ज़्यादा नोन है। इन्होंने 1 घंटे को 60 मिनट में डिवाइड किया, फिर 1 मिनट को 60 सेकंड में डिवाइड किया। यही वो लोग हैं जिन्होंने 1 साल को 12 महीनों में डिवाइड किया, और हर महीने में 30 डेज दिए। डे एंड नाइट को 12-12 आवर्स में डिवाइड भी इन्होंने ही किया, ठीक है। दीज कैलकुलेशन आर यूज्ड इवन टुडे। इवन स्टार और प्लैनेट्स को नाम भी इन्होंने दिए, है ना, और एक्लिप्स की प्रेडिक्शन भी ये कर पाते थे। बेटा ये जो कैलकुलेशंस जो मेसोपोटामियंस ने दिए, उन पे आज भी आप
हाँ, नहीं, ये वो मुकदमा क्या बोलना चाहिए, आप इसको कैसे बोल सकते हो कि ये आज भी डिबेट का टॉपिक है। सिर्फ एक आई का चेंज कर दूँ, SUID कर दूँ, तो इसका मतलब हो जाएगा ये कैलकुलेशंस आज भी हम यूज़ करते हैं। ठीक है, ये जो SU है इसका मतलब होता है मुकदमा होना, तो आप तो ये समझ लो कि ये कैलकुलेशन, ये गणनाएं आज भी मान्य हैं। इवन इन्होंने स्टार और प्लैनेट्स को भी क्या किया है बेटा, नाम दिया है। एक्लिप्स, सोलर एक्लिप्स, लूनर एक्लिप्स को ये प्रेडिक्ट कर सकते थे। अब हम स्क्रिप्ट को पढ़ेंगे तो इनकी जो स्क्रिप्ट थी वो पिक्टोग्राफिक थी, है ना। और ये कितनी पुरानी है, आज से 5500 साल पुरानी है। इसे क्यूनिफॉर्म कहते थे। ये जो स्क्रिप्ट है ये वेज शेप की है। वेज शेप मतलब रफली द शेप ऑफ ट्राइंगल, रफली द शेप ऑफ ट्राइंगल। वेज शेप्ड मतलब रफली द शेप्ड ऑफ ट्राइंगल। पिक्चर लाइक सिंबल्स होते थे, ये राइट टू लेफ़्ट लिखी जाती थी। आज हम कैसे लिखते हैं बेटा, लेफ़्ट टू राइट ऐसे लिखते हैं ना, ऐसे। ये लोग ऐसे लिखते थे, यहाँ से शुरू करते थे। चलो, तो ये पिक्चर लाइक सिंबल्स हैं जिन्हें राइट टू लेफ़्ट लिखा जाता है। वेट क्ले टैबलेट्स, गीली मिट्टी का जो एक स्लेट टाइप बनाते थे, उस पर लिखते थे पेन से। जो वो पेन बोन से बना होता था, मेटल से बना होता था और रीड से बना होता था। रीड, मेटल, बोन से बने हुए पेन से ये गीली मिट्टी का जो टैबलेट था उस पर लिखते थे। तो बेटा रीड भी एक प्लांट होता है ना, घास की तरह होता है, उससे भी लिखा जाता था। मतलब अच्छी मोटी लकड़ी होती थी, थोड़ी नुकीली होती थी। ये जो पेन होते हैं इन्हें स्टाइलस कहते थे। आज भी हम स्टाइलस कहते हैं स्मार्ट बोर्ड पे लिखने वाले पेन्स को, है ना। तो रीड, मेटल, बोन से बने हुए पेन से क्ले टैबलेट्स पे लिखते थे। ये जो क्ले टैबलेट्स थे इन्हें बाद में बेक कर दिया जाता था आग में। ये कई बार सन में ड्राई भी कर लिया जाता था, सुखा लिया जाता था। स्पेशल पीपल को अपॉइंट किया जाता था राइटिंग के लिए। भाई हर किसी को तो राइटिंग नहीं आती थी, पर कुछ स्पेशल पीपल थे जिनको राइटिंग आती थी, और उन्हें क्या कहते थे, स्क्राइब्स। स्क्राइब्स का मतलब ही होता है बेटा स्किल्ड राइटर्स। स्क्राइब्स बोले तो स्किल्ड राइटर्स। बेटा जब आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस हुए, जब खुदाई हुई, तो हमें बहुत सारे क्ले टैबलेट्स मिले। बहुत सारे क्ले टैबलेट्स ऑन अर्थ हुए, मतलब ज़मीन में से बाहर निकले। ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट हेनरी रॉबिन्सन ने पहली बार इस यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट को डेसिफर किया। डेसिफर करना मतलब पढ़ के समझ लेना। हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो स्क्रिप्ट है उसे तो कोई डेसिफर नहीं कर पा रहा है, पढ़ के नहीं समझ पा रहा है, पर हेनरी रॉबिन्सन जो थे उन्होंने यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट को पढ़ा, जो कहाँ से बिलोंग करते थे, ब्रिटेन से। ये बात ध्यान से सुनना बेटा, इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो लिखा गया उसको हम पढ़ नहीं पाते हैं, पर मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन से जो यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट मिली उसको आप पढ़ पाए। और पहले व्यक्ति कौन से आर्कियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने पढ़ा, हेनरी रॉबिन्सन। ये भी रिवेल होता है क्ले टैबलेट से। क्ले टैबलेट्स हमें ये भी बताते हैं कि बिजनेस ट्रांजैक्शंस के रिकॉर्ड थे, ट्रेड और कॉमर्स की डिटेल्स ये लोग रखते थे। हम्मुराबी's कोड ऑफ लॉ। हम्मुराबी जो एक राजा थे, उन्होंने लॉज लिखे जिन्हें बाद में क्या कहा गया, हम्मुराबी's कोड ऑफ लॉ। बेबीलोनिया के राजा थे हम्मुराबी। 1792 ये BCE है, हाँ, से लेकर के 1750 BCE तक इन्होंने रूल किया, बिफोर कॉमन एरा, है ना। तो कितने साल रूल कर पाए ये, 42 ईयर्स रूल कर पाए। बेटा आज ऐसा होता है कि अगर मैं 1985 में जन्मी हूँ तो मेरी डेथ कहीं 2030 2040 में होगी, है ना। हम लोग ऐसे चलते हैं फॉरवर्ड, पर जब BC की काउंटिंग की बात होती है तो वो बैकवर्ड चलती हैं कि भाई जन्म 1792 में हुआ है और डेथ 1750s में हुई है, 1750 में हुई है, नॉट 50s। तो बेटा हम्मुराबी जो राजा थे बेबीलोनिया के, उन्होंने सेट ऑफ लॉस को कंपाइल किया, पहले बनाया फिर लिखा। ये जो सेट ऑफ लॉस थे इन्हें हम्मुराबी's कोड भी कहते हैं। एक राजा जिसका नाम था हम्मुराबी, उसने बहुत सारे नियम कानून लिखे, उन्हें क्या कहा गया, हम्मुराबी's कोड। ये इन्होंने काव्ड करवाए मतलब किसी पत्थर वगैरह पे जब हम लिखवाते हैं, किसी हार्ड सरफेस पे हम लिखवाते हैं तो उसको कार्विंग कहते हैं, खुरच खुरच कर लिखवाना, है ना। इंस्क्रिप्शन भी हार्ड सरफेसेस पे लिखने को ही कहते हैं, है ना, जब खुरच खुरच कर हम लिखते हैं। इसे कार्व किया गया है एक स्लैब के ऊपर, एक पत्थर के ऊपर जिसका वेट था 4 टन। 4 टन वेट के स्लैब के ऊपर कार्व आउट किया है हम्मुराबी कोड को,
है ना, स्टोन पत्थर का एक बहुत बड़ा स्लैब है, 4 टन का है, उसके ऊपर हम्बुराबी कोड्स लिखे गए हैं। हम्बुराबी के कोड जो हैं, जिन्हें ऐसा माना जाता है कि अगर सबसे पुराना लॉ किसी ने लिखा है, अगर कोई कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ लॉ है तो वो हम्बुराबीज कोड ही हैं। इसमें 282 लॉज हैं, 282 कानून लिखे गए हैं। तो अगर तुमसे पूछा कि अर्लीस्ट कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ लॉज किसके हैं, तो बोलना मेसोपोटामिया में है, राजा का नाम है हम्बुराबी, और हम्बुराबी कहाँ के राजा हुआ करते थे, बेबीलोनिया के। और बेबीलोनिया वो रीजन है जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन का पार्ट है। अब बेटा ये जो लॉज हैं, जो कोड हैं, जिन्हें हम हम्बुराबी कोड कहते हैं, ये किसके रिगार्ड्स में है, तो बेटा ये पूरा कानून है, पूरा के पूरा कानून है। जैसे आज देखते हैं हमारे पास एक कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें सारे लॉज हैं, वैसे यहाँ पर भी है। हम्बुराबी के जो कोड हैं वो ट्रेड के लिए भी हैं, कॉमर्स के लिए भी हैं, व्यापार के लिए भी हैं, वाणिज्य के लिए भी हैं। ट्रेड मतलब बाइंग एंड सेलिंग होता है, कॉमर्स जो बाइंग और सेलिंग को हेल्प करता है ना, जैसे इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, वो सब कॉमर्स में आएगा। फैमिली से जुड़े हुए हैं, सिविल केसेस से जुड़े हुए हैं, क्रिमिनल डिस्प्यूट से जुड़े हुए हैं, इसके अलावा भी बहुत कुछ है, एटसेट्रा। और जब हम बात करते हैं मेसोपोटामिया की या बेबीलोनिया की, मेसोपोटामिया में एक रीजन बेबीलोनिया है जहाँ के एक राजा थे हम्बुराबी, जिन्होंने इन्हें कोडिफाई किया है ना। तो पूरे बेबीलोनिया में ये ही लॉज चलते थे। क्लियर है, भले ट्रेड हो, कॉमर्स हो, उस सबको गवर्न इन्हीं लॉज से किया जाता था। पनिशमेंट भी दी जाती थी ऑफेंडर्स को, और ऑफेंडर्स को पनिशमेंट किस हद तक दी जाएगी ये डिपेंड करेगा कि उन्होंने क्राइम कितना बड़ा किया था। जितना बड़ा क्राइम उतनी बड़ी सज़ा, ऐसे थे हम्बुराबी के कोड। ये हैं राजा हम्बुराबी, जिन्होंने इतने सालों पहले प्रॉपर कोडिफाई किया लॉज को। बेटा अब हम डिस्कस करेंगे मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के डिक्लाइन को। डिक्लाइन का हिंदी में मीनिंग होता है पतन या धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाना। तो बेटा मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन कोई छोटी मोटी सिविलाइजेशन तो थी नहीं, इतनी बड़ी बड़ी सिटीज़ थी, उसमें हमने चैप्टर की शुरुआत में ही देखा। तो कैसे ये ख़त्म हुई होगी, तो बहुत सारे रीजंस हैं, उसमें से कुछ को हम डिस्कस करेंगे जो कारण रहे इस सिविलाइजेशन के डिक्लाइन के। और ये सिविलाइजेशन डिक्लाइन हो गई थी आज से हज़ारों साल पहले, ठीक है। तो जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन थी वो रिवर वैली सिविलाइजेशंस में अर्लीस्ट थी, ठीक है। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन वाज वन ऑफ द अर्लीस्ट रिवर वैली सिविलाइजेशंस ऑफ द वर्ल्ड। ये आज से हज़ारों साल पहले ही ख़त्म हो गई, पर अब तक हम इसके कुछ ही रीजंस को जान पाए हैं कि भाई ये क्यों ख़त्म हो गई। सम रीजन्स फॉर द डिक्लाइन ऑफ मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन वर, कुछ रीज़न जो थे जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे उनको अब हम डिस्कस करेंगे। आप ये कह सकते हो कि जो रिवर यूफ्रेट्स थी उसने अपने कोर्स को चेंज किया होगा। कोर्स को चेंज होने का मतलब क्या होता है बेटा, ये रिवर ऐसे जा रही है, ठीक है, अब इस रिवर ने अपने रास्ते को बदल दिया और इस तरीके से चलने लगी। तो होता क्या है, जो लोग यहाँ रह रहे होंगे उनको तो बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी, इसीलिए ये लोग यहाँ से शिफ्ट करके कहीं और चले जाएंगे। तो पैसेज का चेंज करना या कोर्स का चेंज करना मतलब रास्ता बदल लेना होता है। तो जो रिवर यूफ्रेट्स थी उसने अपने कोर्स को अनएक्सपेक्टेडली चेंज किया। इसकी वजह से हुआ क्या बेटा, बहुत सारे लोग डिस्प्लेस हो गए। डिस्प्लेस का मतलब क्या होता है, कोई लोग यहाँ रह रहे होंगे, उनको पता चला भाई अब नदी तो यहाँ तक आ गई है, तो वो उठ के यहाँ या यहाँ चले गए होंगे, इसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। जो रिवर वैली के पास में रह रहे होंगे वो उठकर कहीं और चले गए होंगे, डिस्प्लेस हो गए होंगे। दूसरा रीज़न आप प्रोबेबल बता सकते हो इस सिविलाइजेशन के डिक्लाइन का, कि वॉर्स हुए होंगे, युद्ध हो गए होंगे, अटैक्स, कोई फॉरेन इन्वेडर्स आए होंगे, या वहीं के आसपास के लोगों ने इनके ऊपर अटैक कर दिया होगा। इस वजह से ही इस मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हुआ होगा। तो अगर हम डिक्लाइन की बात करें तो बहुत इजी वे में डिक्लाइन को लिखा गया है कि भाई आज से हज़ारों साल पहले मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हो गया था। 2 रीजंस यहाँ दिए गए हैं। पहला रीज़न है कि रिवर यूफ्रेट्स ने अपना रास्ता बदला, जिसकी वजह से लोगों को डिस्प्लेस होना पड़ा, और दूसरा है कि बहुत सारे वॉर्स या अटैक्स हुए होंगे जिनकी वजह से ये सिविलाइजेशन डिक्लाइन हो गई।